यह कहानी जंगल में रहने वाले एक ठग की दो बेटियों की, जो जंगल से गुजरने वाले मुसाफिरों को छल कपट से लूटकर उनका कत्ल कर देती है। लेकिन एक दिन एक ऐसा मुसाफिर आया जिससे उन सबकी जिंदगी बदल गई। एक गुस्सैल राजा ने अपने पुत्र के किसी दोष के कारण उसे घर से निकाल दिया। राजकुमार ने दुखी मन से अपने गुजारे के लिए 4 हीरे और कुछ स्वर्ण भी अपने साथ ले लिए और भरे हृदय से अपने पिता का महल छोड़ दिया। चलते चलते वह जब शहर से कुछ दूर पहुंचा तो उसे एक साधु का आश्रम दिखाई दिया। राजकुमार उस साधु को प्रणाम करके एक तरफ बैठ गया। जब साधु ने उसकी मायूस शक्ल और देह पर कीमती वस्त्र देखे तो साधु ने उससे पूछा, बच्चा तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? तब राजकुमार बोला, महाराज मैं राजा विक्रम का पुत्र आदित्य हूँ। मुझे मेरे पिता ने देश निकाल दिया है, इसीलिए मैं परदेश जा रहा हूँ। रास्ते में आपका आश्रम दिखाई दिया तो मेरे मन में आया कि आपके भी दर्शन करता चलूं। साधु ने आदित्य की बात सुनकर कहा, वत्स तुम नेक इंसान हो और परदेश जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें 4 बातें बताता हूं। तुम उन बातों पर अमल करना। परदेश में ये बातें अवश्य ही तुम्हारे काम आएंगी। पहली बात यह है कि परदेश में एक से भले 2 सही होते हैं, और दूसरी बात यह है कि परदेश में दूसरे के हाथ का बना खाना मत खाना। अगर खाना भी पड़े तो पहले किसी जानवर को खिला देना। और तीसरी बात यह है कि परदेश में किसी दूसरे की बिछाई हुई चारपाई पर मत सोना। अगर सोना भी हो तो पहले बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लेना। और चौथी बात यह है कि यदि कहीं शत्रुओं के फंदे में फंस जाओ तो जहां तक हो सके नरमी और ज्ञान की बातें सुनाकर अपना उद्देश्य प्राप्त करना। साधु ने कहा, मेरी यह 4 बातें हमेशा याद रखना। आदित्य साधु की बातें सुनकर साधु को प्रणाम किया और परदेश चल पड़ा। चलते चलते बहुत दिन बीत गए तो वह एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक चील एक कछुए के बच्चे को लेकर उड़ी जा रही है। संयोगवश बच्चा उस चील के पंजे से निकल कर गिर गया। आदित्य ने कछुए के तड़पते हुए बच्चे को देखा तो उसे बड़ी दया आई। उसने मन में सोचा कि इस बच्चे को पालना चाहिए। इस बच्चे को पालने से 2 बातें होंगी। पहली तो यह कि इस बच्चे के प्राण बच जाएंगे, और दूसरी यह कि साधु द्वारा कही गई पहली बात भी पूरी हो जाएगी कि सफर में एक से भले 2 सही होते हैं, और इससे बातें करते हुए दिन भी आसानी से बीत जाएंगे। ये सब सोचकर आदित्य ने बच्चे को अपने साथ में ले लिया। अब सफर में उसके साथ वह कछुए का बच्चा भी हो लिया। कुछ दिन के सफर के बाद राजकुमार को एक अच्छा सा स्थान दिखाई पड़ा। उस स्थान पर पहुंचकर उसने कुछ खाया पिया और फिर कछुए के बच्चे से बोला, तुम यहां बैठे रहना, मैं जरा थोड़ी देर सो लूं। यह कहकर आदित्य एक पेड़ के नीचे सो गया। उसी पेड़ के ऊपर एक सांप और एक कौवा रहते थे। उन दोनों का यह दस्तूर था कि जब कोई मुसाफिर उस पेड़ के नीचे ठहरता तो सांप उसे डस लेता और कौवा उसकी आंखें निकाल लेता। सांप ने जब सोते हुए मुसाफिर को देखा तो पेड़ से नीचे उतरा और राजकुमार को डस लिया। सांप के डसते ही तुरंत राजकुमार आदित्य के प्राण निकल गए। कुछ देर में जब कछुए की नजर आदित्य पर पड़ी तो वह उसे मरा देखकर बहुत घबराया और आदित्य के ऊपर बैठकर रोने लगा। तभी कौवा भी पेड़ से नीचे उतरा और ज्यों ही उसने आदित्य की आंखें निकालनी चाही, त्यों ही कछुए ने झपट कर कौवे की गर्दन को मुंह से पकड़ लिया। कौवे ने बहुत जोर लगाया मगर कछुए ने उसे नहीं छोड़ा। तब कौवे ने सांप को पुकारा। कौवे की आवाज सुनकर सांप आ गया। उसने बड़े जोर से कछुए की पीठ पर डंक मारा, परंतु कछुए ने अपना मुंह भीतर कर लिया। सांप ने कई बार कछुए की पीठ पर डंक मारा, किंतु हर बार कछुआ अपना मुंह अंदर कर लेता। जब सांप का कछुए पर बस नहीं चला तो उसने कछुए से प्रार्थना की। उसने कहा, तुम मेरे मित्र को छोड़ दो। यह सुनकर कछुआ बोला, नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरे मित्र को डसा है, अब मैं भी तेरे मित्र की जान ले लूंगा। तब सांप ने कहा, मेरे मित्र को छोड़ दे तो मैं तेरे मित्र को जीवित कर दूंगा। यह कहकर सांप ने काटी हुई जगह पर मुंह रखकर आदित्य के शरीर से विष खींच लिया और बोला, अब तो मेरे मित्र को छोड़ दें। कछुए ने जब राजकुमार को देखा कि उसे थोड़ा होश आ रहा है और उसका जहर उतर रहा है तो उसने कौवे को छोड़ दिया। जब आदित्य को होश आया तब कछुए ने उसे सांप के डसने का सारा हाल सुनाया। कछुए की बात सुनकर तुरंत आदित्य के मन में साधु की बताई। पहली बात खटकी। उसने सोचा, साधु की एक बात तो काम आई कि एक से भले 2 सही होते हैं। मन ही मन उसने साधु को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ चला।
चलते चलते कुछ दिनों के बाद जब वह समुद्र के किनारे पहुंचा, तब कछुए के बच्चे ने कहा, मित्र, मेरा देश आ गया है। यदि तुम कहो तो मैं अपने माता पिता से मिला, उनसे बिछड़े बहुत दिन हो गए हैं। वे बहुत दुखी होंगे। तब आदित्य ने उसे जाने की आज्ञा दे दी और स्वयं रात को वहीं समुद्र के किनारे उस जंगल में ठहर गया। लेकिन जिस जंगल में राजकुमार आदित्य ठहरा हुआ था, उसी जंगल में वहां से कुछ ही दूर पर एक ठग का परिवार रहता था। ठग के 2 बेटियां और 4 बेटे थे। उसकी बड़ी बेटी ज्योतिष विद्या जानती थी। जब भी कोई राहगीर उस जंगल के रास्ते से गुजरता और उसके पास कुछ कीमती सामान होता, तो ठग की बड़ी बेटी अपनी विद्या से जान लेती थी। आज फिर से उसे बहुत दिनों बाद बहुत से खजाने की महक आई। उसने अपने पिता से कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि इस जंगल में एक पथिक आया हुआ है। उस पथिक के पास 4 हीरे हैं। यदि तुम लोग उस पथिक को यहाँ ले आओ तो उससे हीरे लेना मेरा काम है। यदि वे हीरे हमको मिल जाएं तो हम जन्म भर के लिए निहाल हो जाएंगे। परंतु उस पथिक को मारना मत, उसे जीवित ही पकड़ कर लाना। ठग अपने बेटों के साथ तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ा। वे थोड़ी ही दूर चले होंगे कि उन्होंने देखा एक आदमी एक पेड़ के नीचे सो रहा है। उसे देखकर उन्होंने सोचा कि ये वही पथिक हो सकता है जिसके पास हीरे हैं। वे उसे पकड़कर ले गए और अपनी बड़ी बेटी के हवाले करके बोले, इससे हीरे निकलवाना अब तेरा काम है। ठग की बड़ी बेटी ने पूरे आश्वासन के साथ कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं इससे हीरे निकलवा लूंगी। ठग की छोटी बेटी ने जब आदित्य को देखा तो वह दिलो जान से उस पर मोहित हो गई। पहली ही नजर में वह अपना दिल उस नौजवान राजकुमार को दे बैठी। भाइयों के डर से कुछ कह तो ना सकी, लेकिन मन ही मन उसको बाने की युक्ति सोचने लगी। कुछ देर बाद ठग की बड़ी बेटी ने खाना बनाया और उसमें जहर मिला दिया और वही खाना उसने आदित्य को परोस दिया। जब थाली आदित्य के सामने आई तो उसने खाने के लिए निवाला तोड़ जैसे ही उसे खाने को सोचा, तभी उसे साधु की कही दूसरी बात याद आ गई। उसने थाली में से थोड़ा सा भोजन निकालकर कुत्ते के सामने डाल दिया। जैसे ही उस खाने को कुत्ते ने खाया, वो तुरंत मर गया। यह देखकर आदित्य ने भोजन नहीं किया। उसने अपने मन में सोचा कि साधु की दूसरी बात भी काम आई। अपनी इस चाल को असफल होते देख ठग की बड़ी बेटी को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पी गई। उसने आदित्य के सोने के लिए पलंग तैयार करवाया और उससे कहा, जाओ, पथिक ऊपर के कमरे में तुम्हारे लिए पलंग बिछवा दिया है, अब तुम आराम करो। कई दिनों की यात्रा के कारण थका हुआ राजकुमार जब ऊपर गया तो उसे बढ़िया धुली हुई दर पलंग पर बिछी हुई दिखाई दी। उसने सोचा, जो हुआ सो हुआ, कई दिनों के बाद चैन की नींद तो सोने को मिलेगा। वो जैसे ही पलंग पर बैठने को हुआ तो उसे साधु की तीसरी बात याद आई कि परदेश में हमेशा बिस्तर को झाड़ कर सोना। जैसे ही उसने बिस्तर को झाड़ा तो उसके होश उड़ गए। वो बिस्तर एक कच्चे सूत से तैयार किया गया था, जिसके नीचे आग का कुआं था। आदित्य ने देखा कुएं के अंदर बड़े बड़े आग के अंगार धधक रहे हैं। उसने सोचा, साधु की तीसरी बात भी काम आई। उसने एक बार फिर मन ही मन साधु का धन्यवाद किया और पास पड़ी एक टूटी हुई चारपाई पर लेट गया। थोड़ी देर पहले जो राजकुमार चैन की नींद लेने की सोच रहा था, लेकिन अब नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अब तो उसे अपनी जान के लाले पड़े थे। वह सोचने लगा, आज की रात बचना बहुत कठिन है। तभी ठग की छोटी बेटी मौका पाकर आई और कहने लगी, हे प्रिय, मैं तुम पर दिलो जान से न्यौछावर हूं, परंतु आज की रात मेरे वाले में कुछ नहीं है। आज की रात मेरी बड़ी बहन की बारी है। जिस तरह भी हो सके बस आज की रात मेरी बहन से अपने प्राण बचा लो, कल मेरी बारी है। हे स्वामी, मैं तुम्हारी दासी हूं, मैं तुम्हें साफ बचा लूंगी। इतना कहकर ठग की छोटी बेटी चली गई। जब सब लोग खाना खा चुके तो ठग की बड़ी बेटी ऊपर बने कमरे में चली। सोचा, अब तक तो पथिक जलकर राख बन चुका होगा, पर जैसे ही वह कमरे के अंदर आई और देखा कि पथिक तो बिल्कुल सही सलामत टूटी हुई चारपाई पर लेटा हुआ है, तो उसके क्रोध की कोई सीमा न रही। तुरंत उसने कटार निकाली और क्रोध से बोली, हे पथिक, अपने 4 हीरे मुझे अभी के अभी दे दे, वरना मैं तुझको मार डालूंगी। उसी समय आदित्य को साधु की चौथी बात याद आई कि कहीं शत्रुओं के फंदे में फंस जाओ तो जहां तक हो सके नरमी और ज्ञान की बातें सुनाकर अपना उद्देश्य प्राप्त करना। उसने सोचा कि आज रात बचना मुश्किल है, पर साधु की चौथी बात भी आजमानी चाहिए। आदित्य ने यह सब सोचकर लड़की से कहा, मेरे पास हीरे नहीं है,
यदि तू मुझको मारेगी तो वैसे ही पछताएगी जैसे बंजारा अपने कुत्ते को मारकर पछताया था। लड़की गुस्से में बोली, कौन बंजारा और कौन सा कुत्ता, क्या बक रहे हो तुम? तब राजकुमार बोला, तुम नहीं जानती तो सुनो। एक बंजारा था जिसने एक कुत्ता पाल रखा था। वो कुत्ता बहुत समझदार था, जिसे बंजारा अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार करता था। एक समय ऐसा आया कि एक कातक नाम की भयंकर बीमारी के चलते बंजारे का सारा परिवार उस बीमारी की भेंट चढ़ गया और बंजारे की करोड़ों की संपत्ति भी बिक गई। दुखी बंजारा अपने कुत्ते को लेकर दिल्ली में एक साहूकार के पास जाता है और साहूकार को 10,000 में अपना कुत्ता गिरवी रखने को बोलता है। उस समय 10,000 एक बहुत बड़ी रकम होती थी। पहले तो बनिए ने बंजारे को मना कर दिया, पर फिर कुछ सोचकर उसने बंजारे को 10,000 दे दिया। कुछ ही समय बीता था कि एक रात सेठ के घर डाकू घुस गए। बंजारे का कुत्ता सब हरकत देख रहा था। सोचा, भोकू तो परिवार के सब लोग उठ जाएंगे और यह डाकू उनका भी कत्ल कर देंगे। वो चुपचाप बस उनको देखता रहा। जब डाकू सेठ के घर चोरी किए हुए धन को लेकर चल पड़े तो कुत्ता चुपचाप उनके पीछे पीछे हो लिया। सेठ के पास इतना धन था कि डाकू उसे निकाल तो लाए, पर अब उनसे वो लेकर चला भी नहीं जा रहा था। दिन भी निकलने के करीब हो चला था। डाकुओं ने सोच विचार कर उस धन को एक तालाब के अंदर छिपा दिया। सोचा, बाद में आकर निकाल ले जाएंगे कुत्ता। डाकुओं की सब करामात देख चुपचाप वापस घर चला गया। सुबह हुई तो सेठ के घर कोहराम मच गया। पता चला कि चोर सारा धन निकाल ले गए। सेठ का रो रो कर बुरा हाल था। आसपास के लोग उसे दिलासा दे रहे थे। सेठ ने रोते रोते कहा, मैंने सुना था बंजारे का कुत्ता बहुत समझदार है, पर यह नमक हराम तो एक बार भौंका तक नहीं। तभी बंजारे का कुत्ता उस सेठ की धोती पकड़कर खींचने लगा। कुत्ते की हरकत देख पास खड़े एक समझदार व्यक्ति ने सेठ से कहा, सेठ जी, यह कुत्ता कुछ कहना चाहे, हमें इसकी सुननी चाहिए। और सभी लोग कुत्ते के पीछे पीछे हो लिए। सबको लेकर कुत्ता उसी तालाब के पास पहुंच गया जहां रात को डाकुओं ने सारा धन छिपाया था, और तालाब में घुसकर अशर्फियां से भरी थैली अपने मुंह में दबाकर बाहर आया। तुरंत सेठ के नौकर उस तालाब में कूद गए और चोरी किया हुआ सारा धन बरामद कर लिया। यह सब देख सेठ आंखों में आंसू लिए कुत्ते से कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। सेठ ने वहीं कागज मंगवाया और बंजारे के नाम चिट्ठी लिखी। भाई बंजारे, तेरे कुत्ते ने मेरे 10,000 पूरे कर दिए। मैं तेरे कुत्ते को तेरे पास भेज रहा हूं। अगर तुझे और भी पैसों की जरूरत हो तो मेरे पास आकर ले जाना। इतने समझदार कुत्ते को मेरे पास छोड़ने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बनिया चिट्ठी कुत्ते के गले में टांग उसे नम आंखों से विदाई देता है। कुत्ता घूमते घूमते 4-5 दिन बाद बंजारे के पास पहुंचता है तो कुत्ते को आता देख बंजारे के तन बदन में आग लग जाती है और कहता है, मैं तुझे बनिए के पास गिरवी रखकर आया था और तू वहां से भाग आया। तूने मेरी बेइज्जती करवा दी। गुस्से में अंधा बंजारा तुरंत तलवार निकालकर कुत्ते का गर्दन काट देता है और सिर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी नज़र कुत्ते के गले में टंगी हुई पर्ची पर पड़ी, तब बंजारा वो पर्ची निकाल उसे पढ़ता है। पर्ची पढ़ते ही बंजारा रो पड़ता है। वो दहाड़े मारकर खून के आंसू रोता है, पर अब भला क्या हो सकता था। बंजारे की कहानी सुनाकर आदित्य ठग की बेटी से कहता है, एक और कहानी सुनो। एक राजा के पास एक बहुत समझदार पढ़ाया हुआ तोता था। वह बड़ा चतुर था। एक दिन राजा तोते को अपने साथ गंगा स्नान को ले गए और उसको घाट पर बैठाकर स्वयं स्नान करने लगे। तभी तोते की नज़र अमर फल पर पड़ी जो पास ही नदी में बहता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। वह उसको नदी से बाहर निकाल लाया और राजा के आने पर उसको वह अमर फल देता हुआ बोला, महाराज, यह अमर फल है, इसे खा लीजिए। राजा ने कहा, मैं अकेला अमर फल खाकर क्या करूंगा, अपने बाग में लगा दूंगा। जब इसमें फल लगेंगे तब सब लोगों को खिलाकर अमर कर दूंगा। गंगा स्नान से लौटकर राजा ने वह फल माली को देकर कहा, इस फल को बाग में लगा दो। थोड़े ही दिनों में पेड़ फल फूल गया, उसमें फल लगने लगे। एक दिन एक फल पककर पेड़ से गिरा तो उसे सांप ने सूंघ लिया, जिससे वह जहरीला हो गया। अनजान माली वह अमर फल लेकर राजा के पास आया। राजा फल को देखकर बहुत खुश हुआ और कुछ सोचकर वो फल पहले कुत्ते को खाने के लिए दिया, क्योंकि राजा बड़ा नीतिवादी और विचारवान था। वह जानता था कि बिना सोचे समझे किसी भी वस्तु को खाना ठीक नहीं होता।
राजा ने जो ही वह फल कुत्ते को खिलाया, कुत्ता मर गया। यह देखकर राजा ने क्रोधित होकर अपने तोते से कहा, बेईमान तोते, तू हमें जहर देकर मारना चाहता था। यह कहकर राजा ने क्रोध में आकर तोते को मार डाला और माली से कहा, इस पेड़ के चारों ओर घेरा डाल दो जिससे कोई इसका फल न खा सके। एक दिन उसी शहर में एक सांस पहू में भीषण लड़ाई हुई। बुढ़िया घर से निकलकर कहने लगी, आज मैं राजा के बाग में जाकर जहर वाला फल खा लूंगी। यह कहकर वह बाग में आई और जैसे ही उसने फल तोड़कर खाया तो वह 16 वर्ष की युवती बन गई। जब राजा को यह समाचार मिला तो उसे सारा माजरा समझते देर ना लगी। राजा को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, वास्तव में यह अमर फल ही है। मैंने व्यर्थ ही इतने समझदार तोते को मार डाला। इतनी दास्तान कहते कहते सवेरा हो गया। तब ठग की बेटी ने आदित्य से कहा, आज तो तूने मुझे बातों में फंसाकर अपनी जान बचा ली, परंतु आज रात मेरी छोटी बहन की बारी है। वो तुझे हरगिज जीवित नहीं छोड़ेगी। जब ठग की छोटी बेटी को पता चला कि आदित्य जिंदा और बिल्कुल सही सलामत है तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अपनी बहन को दिखाने के लिए ऊपरी मन से बोली, तुम निश्चिंत रहो बहन, मैं आज इससे हीरे लिए बगैर छोड़ने वाली नहीं हूं। दिन बीता और रात हुई। तब ठग की छोटी बेटी आदित्य के पास गई और बोली, भगवान का शुक्र है जो तुमने चालाकी से अपनी जान बचा ली। आदित्य बोला, तुम सब ऐसा क्यों करते हो? तब ठग की छोटी बेटी बोली, हमारी तो यही रीति है कि मेरे भाई और बाप मुसाफिरों को पकड़कर लाते हैं और हम बहनें अपनी चालाकी से उन्हें लूटकर उन्हें मार डालते हैं। फिर वह बोली, पर तुम चिंता मत करो, अब मेरी बारी है और मैं तो दिलो जान से तुम्हारी दासी हूं। तुम्हें जैसा समझ आए वैसा ही करो। यह सुनकर आदित्य बोला, प्रिय, तुम भी मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। दिल करता है कि हर पल तुम्हारे पास ही रहूं। तुम अपनी बड़ी बहन की तरह नहीं हो, तुम एक नेक दिल औरत हो। तुमसे मेरा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसकी बात सुनकर ठग की बेटी ने कहा, तुम कहते हो कि मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है, तो फिर वे हीरे कहाँ हैं? आदित्य ने कहा, वो चारों हीरे मेरी जांघ में हैं। अगर तुम निकालना चाहो तो निकाल लो। राजकुमार की बात सुन ठग की छोटी बेटी बोली, प्यारे, वो हीरे तुम्हें ही मुबारक हो। मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हारे दर्शनों की प्यासी हूँ। मुझे तुम्हारे सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। यह सुन आदित्य बोला, जो कुछ तुमने कहा है वह तो सब ठीक है, लेकिन यह प्यार और प्रेम की बातें सब धरी रह जाएंगी जब हमारे शरीर में प्राण ही नहीं रहेंगे, क्योंकि जब तुम्हारे बाप और भाइयों को इसका पता लगेगा तो हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। तब ठग की बेटी बोली, तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी उपाय है। आज रात को सबके सोने के बाद हम यहाँ से भाग चलेंगे और कहीं बहुत दूर रहेंगे जहाँ कभी मेरे भाई और बाप पहुँच ना सके। आदित्य बोला, पर यह सब होगा कैसे? लड़की बोली, यहाँ से निकलने का एक ही उपाय है। मेरे पिता के पास 2 घोड़े से एक तो दिन भर में 60 कोस चलता है और दूसरा दिन भर में 100 कोस चलता है। तुम उनमें से बड़े वाले को खोल लाना, तब तक हम दोनों के लिए कुछ धन बांध कर रख लूंगी। जब आधी रात हुई तब आदित्य घोड़े को खोलने चला गया। आदित्य घोड़ा ले तो आया, मगर जल्दबाजी के कारण वह बड़े के स्थान पर छोटे घोड़े को ले आया। ठग की बेटी बहुत सारा धन लेकर घोड़े पर बैठ गई और दोनों चल दिए। घोड़ा जब चलते चलते 60 कोस पहुंचा तो जंगल में रुक गया। बीच जंगल में घोड़े को खड़ा देखकर आदित्य और ठग की बेटी के होश उड़ गए। ठग की बेटी बोली, अनर्थ हो गया, तुम रात के अंधेरे में बड़े घोड़े की जगह छोटे को ले आए। मेरे पिता और भाई आते ही होंगे, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। इधर जब सवेरा हुआ तो ठग ने देखा कि उसकी बेटी और मुसाफिर दोनों गायब है। उसने सोचा कि निस्संदेह वह बदमाश मेरी बेटी को भगा ले गया है। तबेले में जाकर देखा तो छोटा घोड़ा गायब है और बड़ा वहीं है। उसने सोचा ज्यादा दूर नहीं गए होंगे और घोड़े पर सवार होकर उसने उसे तेजी से दौड़ा दिया और थोड़ी ही देर में जंगल में उस स्थान पर जा पहुंचा जहां आदित्य और उसकी बेटी ठहरे थे। आदित्य ने जब उसको आते देखा तो बहुत घबराया और कहने लगा, देखो तो तुम्हारा पिता आ रहा है, अब उससे प्राण कैसे बचेंगे? लड़की ने कहा, घबराओ मत और जो मैं कहती हूं उसे ध्यान से सुनो। जाओ, जाकर उस पेड़ पर चढ़ जाओ। जब मेरा बाप तुम्हें पकड़ने के लिए आएगा और पेड़ पर चढ़ेगा तो मैं चुपके से बड़े वाले घोड़े पर चढ़कर उसको तुम्हारी डाल के नीचे खड़ा कर दूंगी। तुम कूद कर उस पर बैठ जाना, इस प्रकार हम दोनों बचकर साफ निकल जाएंगे। यह सुनकर आदित्य तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। तब तक ठग भी वहां आ पहुंचा। पिता को देख उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, ये दुष्ट मुझे धोखे से यहाँ भगा लाया, आप इसे छोड़ना नहीं। ये सुन गुस्से से लाल हुआ ठग आदित्य को पेड़ पर चढ़ा देखकर घोड़े से उतरा और उसे पकड़ने के लिए
पेड़ पर चढ़ने लगा। पाप के घोड़े से उतरते ही मौका देख ठग की बेटी घोड़े पर चढ़कर उसे आदित्य की डाल के नीचे पेड़ के पास ले आई। आदित्य तुरंत कूदकर उस पर बैठ गया। आदित्य के बैठते ही ठग की बेटी ने घोड़े को दौड़ा दिया। ठग हाथ देखता रह गया। ठग की बेटी और आदित्य कई दिनों का रास्ता तय कर एक शहर में पहुंचे और दोनों वहीं बस गए। वहां आदित्य ठग की बेटी के साथ आराम से दिन गुजारता रहा और जब उसके देश निकाले की अवधि पूरी हो गई तब वह उसको लेकर अपने राज्य चला गया और उसके साथ शादी कर हंसता खेलता जीवन व्यतीत किया। आदित्य और ठग की बेटी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम और विश्वास का बंधन सबसे मजबूत होता है। जब बुद्धिमत्ता, धैर्य और निस्वार्थ प्रेम मिलते हैं तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, सही निर्णय, संयम और परस्पर विश्वास हमें हर संकट से बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपने कुछ सीख हासिल की हो तो कृपया इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मित्रों, अपने परिवार के साथ हमारी प्रेरक और भावनात्मक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल सत्यार्थी को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।